चेतना की अवस्था हमें क्यों समझना चाहिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है, और आज हम जानेंगे कि सद्गुरु के क्या विचार हैं। चेतना की अवस्था वह होती है जब हम पूरी सत्ता और पूरी चेतना के साथ अपने कर्म को करते हैं। सच्ची मुद्रा पूरी चेतना की तलाश में यात्रा करना है, जो परम शांति, सुंदरता और आनंद का अनुभव कराती है। चेतना की अवस्था के प्रति संवेदनशीलता होना आवश्यक है। वहाँ परम आनंद की अनुभूति होती है जो हमें कर्मों के मार्ग पर प्रेरित करती है। जब हम चेतना की अवस्था को अनुभव करते हैं तो हमें सभी चीज़ों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। इससे हम अनंत आनंद और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अगर आपको अभी तक यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि चैनल को ग्रो होने में तभी कुछ मदद मिल जाएगी। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चेतना की 4 अवस्थाएं। एन जागृति। जागृति के लिए हमारे पास जागृति नामक एक शब्द है। यदि आप जागृति की स्थिति में हैं तो इसका मतलब है कि आप जागे हुए हैं। अगर 10 लोग सो गए और वे जाग गए, तो जब वे जागेंगे तो वे सभी समान रूप से जाग नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति तुरंत जाग सकता है, दूसरे व्यक्ति को 2 मिनट लग सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को जागने में 1 घंटा लगेगा। दूसरे व्यक्ति को कड़क कॉफी की जरूरत है, अन्यथा वे नहीं जागेंगे। इसी प्रकार जागृति के भी विभिन्न स्तर होते हैं। ये जागृति है। ये जागृति चेतना नहीं है। स्मृति से परे एक बुद्धि है जिसे हम तुर्य या चित्त कहते हैं। ये चेतना है। तो स्वप्न चेतना के अगले आयाम को स्वप्न कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वप्न अवस्था। अधिकांश मनुष्यों के लिए स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था से कहीं अधिक ज्वलंत होती है। ये मूवी जाने जैसा है। यदि आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी का आप पर पड़ने वाले प्रभाव का मुख्य कारक लाइट बंद करना है। यदि आप लाइटें बंद नहीं करेंगे तो मूवी अच्छा नहीं बनेगा, चाहे वह कितना भी अच्छा बना हो। तो एक स्वप्न राज्य एक सिनेमा की तरह है। हमारे अनुभव में लाइट बंद करना पलकें हैं। यदि आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो रोशनी बंद होनी चाहिए, दुनिया बंद होनी चाहिए। यह स्वप्न अवस्था जागृति से भी अधिक शक्तिशाली अवस्था मानी जाती है। संसार में कर्म करने के लिए जागृति या जागृति महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव चेतना के लिए अनुभव की गहराई के संदर्भ में एक सपना हमेशा सड़क पर चलने से अधिक गहरा होता है। 3. सुषुप्ति। अगली अवस्था को सुषुप्ति कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वप्नहीन अवस्था। लेकिन चेतना के कुछ आयाम हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। यह पूरी तरह से स्वप्नहीन नींद की अवस्था है, लेकिन आप जागरूक हैं। आपके दिमाग में कोई चित्रांकन या वीडियो नहीं चल रहा है, कोई व्यक्ति या शब्द नहीं है, लेकिन आप नींद में सचेत हैं। यदि आप वास्तव में अपने जीवन में कुछ प्रकट करना चाहते हैं तो यह एक बहुत शक्तिशाली अवस्था है। यह अन्वेषण करने योग्य बात है। 4. तुर्या। अंतिम अवस्था को तूर्य कहा जाता है। यह चेतना है जहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्मृति शामिल नहीं है। योग विज्ञान में हम चेतना को अनिवार्य रूप से स्मृति से परे एक बुद्धि के रूप में देख रहे हैं। स्मृति को एक सीमा माना जाता है। यह एक व्यक्ति है और वह दूसरा व्यक्ति है, सिर्फ इसलिए कि यह एक प्रकार की स्मृति का प्रतीक है और वह दूसरी प्रकार की स्मृति का प्रतीक है। याददाश्त का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो मैं याद रखता हूँ और आप याद करते हैं। आनुवंशिक, विकासवादी, तात्विक, परमाणु, कार्मिक, अव्यक्त और स्पष्ट स्मृति होती है। स्मृति के ये विभिन्न आयाम दैनिक आधार पर चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, आज यदि हम कुत्ते का खाना खाएंगे तो हम कुत्ते नहीं बन जाएंगे। हमारे भीतर कुछ याद रहता है, चाहे आप कुछ भी खाएं। इसे केवल एक इंसान में बदलना है। विकासवादी स्मृतिपूर्ण है। लोग सोचते हैं कि उनके विचार स्वतंत्र हैं। यह एक मजाक है, क्योंकि आपकी याददाश्त ही सब कुछ तय कर रही है। इसे एक शब्द में हम कर्म कहते हैं। कर्म आपके पास मौजूद सभी स्मृतियों का अवशिष्ट प्रभाव है। ये आपके हर विचार, भावना और क्रिया को प्रभावित कर रहा है। आपके बैठने, खड़े होने, सांस लेने, समझने और जीवन को समझने का तरीका इसी स्मृति से निर्धारित होता है। लेकिन स्मृति से परे एक बुद्धि है जिसे हम तुर्य या चित्त कहते हैं। यह चेतना है। चेतना हम सब जागरूक हैं। सवाल सिर्फ डिग्री का है। यहाँ तक कि चट्टान कुत्ता भी चेतन है। सवाल सिर्फ ये है कि वे कितने जागरूक हैं। हम में से भी हम कितने जागरूक हैं। ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। चेतना की यह डिग्री ही सब कुछ निर्धारित करती है। एक सादृश्य देने के लिए
मुझे यकीन है कि हम में से हर किसी ने अपने जीवन में किसी न किसी चरण में साबुन के बुलबुले उड़ाए होंगे। जब आप साबुन का बुलबुला फूंकते हैं तो उसमें साबुन वाला हिस्सा बहुत कम होता है, उसका बड़ा हिस्सा हवा होती है जिसे वह पकड़ता है। साबुन किस प्रकार का है और ये कैसे एकत्रित होता है, ये आपकी स्मृति है, ये इसे एक रूप देता है। लेकिन जब बुलबुला फूटता है तो तेरी हवा और मेरी हवा जैसी कोई चीज़ नहीं रहती। तुम्हारा शरीर और मेरा शरीर, तुम्हारी स्मृति और मेरी स्मृति, तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि नाम की कोई चीज़ है, लेकिन तुम्हारी चेतना और मेरी चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने इसमें से कितना हिस्सा पकड़ा या आपका बुलबुला कितना बड़ा है, यह आपके जीवन के पैमाने और संभावनाओं को निर्धारित करेगा। चेतना कैसे जगाएं? न तो आप चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, न ही नीचे ला सकते हैं। हम केवल निम्नलिखित पृष्ठभूमि के खिलाफ चेतना बढ़ाने की अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। यदि आप अपने भौतिक शरीर के साथ दृढ़ता से पहचाने जाते हैं तो आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं कि सीमाएं स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं। इस अवस्था में आप स्वयं को एक अलग अस्तित्व के रूप में अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि आप जीवित रहने की स्थिति में हैं, जो कि हर अन्य प्राणी भी है। जब आप स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं तो आप कौन हैं, इसकी सीमाएं 100% तय हो जाती हैं। आपको अपनी चेतना को ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस तक पहुंच पाने और उसका अनुभव करने के लिए खुद को ऊपर उठाना होगा। चेतना हर समय मौजूद रहती है। भौतिक क्षेत्र में भी कोई चीज़ जितनी अधिक सूक्ष्म होती है, सीमाएं उतनी ही अधिक लुप्त हो जाती है। हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें कुछ नमी भी शामिल है। जैसा हम सांस लेते हैं, हम लगातार हवा और पानी का आदान प्रदान करते हैं। हमारे बीच इस आदान प्रदान से हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान हवा और पानी से नहीं है। लेकिन हम अपने शरीर से पहचाने जाते हैं और उसे अपना मानते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई हमारे शरीर की सीमाओं का उल्लंघन करे, जिसे हम चेतना के रूप में संदर्भित करते हैं। वह आप कौन हैं, इसका एक बहुत ही सूक्ष्म आयाम है और यह आम तौर पर हर किसी के द्वारा साझा किया जाता है। यह वही बुद्धि है जो मुझ में, आप में, हर किसी में भोजन को मांस में बदल रही है। यदि हम लोगों को उनके भौतिक शरीर की सीमाओं से पहचाने जाने से हटाकर उनके भीतर एक गहरे आयाम की ओर ले जाएं, तो उनकी मैं और तुम की भावना कम हो जाती है। तुम और मैं एक जैसे लगने लगते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक स्तर पर चेतना का उदय हुआ है। हम चेतना नहीं जगाते, हम आपके अनुभव को बढ़ाते हैं ताकि आप अधिक जागरूक बने। हम सभी कुछ हद तक जागरूक हैं। सवाल ये है कि आप किस हद तक सचेत हैं। आपको अपनी चेतना को ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस तक पहुंच पाने और उसका अनुभव करने के लिए खुद को ऊपर उठाना होगा। चेतना हर समय मौजूद रहती है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप अपनी सांस और अपने भोजन को जीवन में परिवर्तित नहीं कर पाते। आप जीवित हैं, इसका मतलब है कि आप सचेत हैं, लेकिन अभी तक आपके पास केवल न्यूनतम पहुंच है। जैसे जैसे आपकी पहुंच में सुधार होता है, आपकी सीमा की भावना का विस्तार होता है। यदि आप चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित कर लें तो आप सभी को अपने जैसा ही अनुभव करेंगे। योग का यही मतलब है। योग और चेतना, यदि इसे मानसिक अभिव्यक्ति मिलती है तो इसे लालच, महत्वाकांक्षा, विजय या बस खरीदारी के रूप में लेबल किया जाता है। यदि इसे सचेतन अभिव्यक्ति मिलती है तो हम इसे योग कहते हैं। लेकिन प्रक्रिया और चाहत एक ही है, यानी आप अपने हिस्से के रूप में किसी ऐसी चीज को शामिल करना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। आप अपने और दूसरे के बीच की दूरी या सीमाओं को मिटाना चाहते हैं। इसके बारे में बात करने और इसे बौद्धिक बनाने के बजाय आप जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वह कुछ ऐसा है जो आप खुद का हिस्सा नहीं हैं। योग का अर्थ है हर चीज के साथ एक हो जाना, या दूसरे शब्दों में आप जो हैं उसकी सीमाओं को मिटा देना। इसके बारे में बात करने और इसे बौद्धिक बनाने के बजाय हम यह देख रहे हैं कि आप जो हैं उसके भौतिक पहलू से अपने अनुभव को भौतिक से परे एक आयाम तक कैसे बढ़ाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए और अपने अनुभव कमेंट करके बताएं।